हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज आ रही है बच्चा? हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए फिर मैंने आज क्लास रख लिया ना बेटा। ठीक है, चलो। अच्छा, पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हाल चाल? तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना? थोड़ा सा मेरे को कफिंग, ठंड के कारण कफिंग बहुत होने लग गई थी। तो मैंने बोला हॉस्पिटल में जाके चेकआउट करा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो फिर भी जैसे पिछली बार मैंने थोड़ा इग्नोर करा था, तो फिर परेशान हो गया था ना, मैं हफ्ता भर परेशान हो गया था। तो फिर हफ्ता भर मुझे एडमिट होना पड़ा था। याद है आपको, लास्ट टाइम आपकी क्लास में हुआ था, बड़ा खतरनाक बीमार हुआ था मैं, है ना? तो इस बार मैंने पहले से ही दिखवा दिया। ठीक है। तो आज हम चालू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, नया चैप्टर है। आपको नोटिफिकेशन संडे है तो कोई काम पे नहीं था, तो मैं डलवा नहीं पाया। आ जाएगा जब कोई काम पे आएगा तब, ठीक है। चलो, तो आज हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हाँ, पॉल्यूशन के कारण एक्चुअली। ठीक है। बच्चे लगे सर आपके दिन कम बचे हैं। इतनी जल्दी भी मार दोगे क्या मेरे को? चलो आओ, बंद रहो। थोड़ा सा बेसिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेस टेन कर स्कूल में टेस्ट है, कोई बात नहीं बेटा। आप डॉक्टर खुद से चेक कर लेते हो बेटा, कैसे ऐसे खुद के अंदर ऐसे कांच लगा के चेक करो खुद को ऐसे। चलो, सिंपल सा चैप्टर है, पर थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। पूरा करो तो 2 दिन लगेंगे चैप्टर में। आज ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं लूंगा, छोटी सी क्लास लूंगा। ठीक है। 1 घंटे ले लेंगे अपन बस, भले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी क्लास लेते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ताकि चैप्टर बहुत छोटा सा है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, पर इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। थियरी तो इसकी इट्स लाइक 15 मिनट्स की थियरी है। 15 मिनट में चैप्टर पूरा हो जाता है। थियरी इसकी इतनी कम है। इतनी इतनी इतनी, हाँ, न्यू चैप्टर है बेटा। आप हेडिंग डाल सकते हो सॉलिड्स। ठीक है। और पहले तो इसके बारे में कुछ जनरल बातें करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो देखो बेटा, तो पूरे दुनिया में फिजिक्स इस चैप्टर, जनरली समझो, मैं आपको बताता हूं। अपने इंडिया में पूरे दुनिया से अलग फिजिक्स पढ़ते हैं। सर क्या बोल रहे हो सर, बता रहा हूं आपको। आप फिजिक्स की कोई सी भी फॉरेन ऑथर की, कोई सी भी एक्चुअली अच्छी किताब देखोगे, रियल किताब जो एग्जाम बेस्ड नहीं है, जैसे अपनी सारी किताब एग्जाम बेस्ड हटा दो, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, या इफ यू सी एनी गुड फिजिक्स बुक, वहां पे हमेशा स्टार्टिंग होती है बेसिक मैथमेटिक्स से। फिर बात करते हैं वेक्टर्स की, फिजिकल क्वांटिटी जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा उसकी। उसके बाद आता है मटेरियल साइंस, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मटेरियल साइंस से। मटेरियल साइंस होता है कि मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे होते हैं, जो अपने केमिस्ट्री में, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, फिजिक्स का हमारा सिर्फ एक आध दो चैप्टर होता है। ठीक है। वो पूरा मटेरियल साइंस की बातें होती है, कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या, गैस किस टाइप का मटेरियल होता है, सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर अगला चैप्टर फ्लूइड्स होगा, उसमें लिक्विड और गैसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मटेरियल साइंस स्टार्ट होता है। फिर मटेरियल साइंस से निकलता है फोर्सेस और मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है अंडर ड्यूरेस। उसके बाद स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स। तो हमने जो है ना, फिजिक्स स्टार्ट एक अलग तरीके से करते हैं, हमारी बुक ऐसी है, एनसीईआरटी ऐसी है। पर पूरे दुनिया में फिजिक्स इन चैप्टरों से स्टार्ट होता है, इनको बोलते हैं मटेरियल साइंस। क्या बोलते हैं बेटा? मटेरियल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होता है, क्योंकि इससे डिसाइड होता है कौन सा मटेरियल किस जगह पे यूज होगा। कि भाई कंस्ट्रक्शन में सीमेंट ही क्यों यूज करते हैं, कुछ और क्यों नहीं यूज करते हैं। अगर सीमेंट में आयरन में, स्टील में आयरन में कितना परसेंट कार्बन बनाते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्बन फाइबर, बुलेट प्रूफ वेस्ट में, हर चीज के मटेरियल में क्यों उसी मटेरियल को इस्तेमाल करा जाता है। वो पूरा का पूरा कंसेप्ट आता है मटेरियल साइंस के अंदर। ब्रिजेस ऐसे ही क्यों बनते हैं, ब्रिजेस में किस तरीके से बीम लगती है, क्या फोर्सेस उस पे लगते हैं, कैसे वो टूटेगा, कितना स्ट्रेंथ लगनी चाहिए, किस मटेरियल का बनना चाहिए। फिर ये सब कुछ पार्ट होता है मटेरियल साइंस का। बात समझ में बच्चों? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक यूनिट, इसको बोलते हैं मटेरियल साइंस। तो इसमें अगेन मैं जैसे आपको मैंने बताया था, ये चैप्टर्स जो इनमें फॉर्मूला शीट्स में आपको दूंगा, ग्रेविटेशन की भी फॉर्मूला शीट में आपको दूंगा, और इस चैप्टर की भी आपको फॉर्मूला शीट में प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। बाकी रिवीजन वीडियो आपको मिल चुका है ऐप पे, कल मैंने डलवा दिया था, लड़ झगड़ के डलवाया है। ठीक है। और आप देखोगे मैं पहले से, मैंने इनफैक्ट पता है आपके अब तक के सब चैप्टरों के रिवीजन वीडियो एक आध चैप्टर छोड़ के सबके रिकॉर्ड कर लिए। मोशन स्ट्रेट लाइन का बच गया, बहुत बड़ा चैप्टर, मुझे आलस आ रहा था। मैं जैसे ही होता है मैं आसपास से रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ,
ताकि सही टाइम पे डाल सकूं। लगभग लगभग रिकॉर्डिंग मेरे पास सबकी है, बस वो रिकॉर्डिंग को एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं एडिटर तो हूं नहीं ना यार, ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एडिटर हायर कर सकूं, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। बाकी काफी हद तक चीजें, पहले ये जो सबको इंट्रोडक्शन दिया समझ में आया बेटा? क्या अब समझ में आया मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है? कि समझ में आया रियल लाइफ में शायद ये इतना इंपॉर्टेंट, इसकी कोई हद ही नहीं होती कि ये मटेरियल का ही इस्तेमाल क्यों होता है। इनफैक्ट आपने कभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे होंगे 3D प्रिंटर के, ठीक है भाई? आपने देखे, आपने कभी 3D प्रिंटर के शॉर्ट्स देखे हैं? हाँ 3 आवर्स की बोला था मैंने, पर एक आर ही लूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने ये चीज लाइफ में सीखी है, हमेशा ज्यादा बताओ उसके बाद कम लो, तो ज्यादा सही होता है। कम बता के ज्यादा लेते हैं ना तो हड़ताल हो जाती है, ठीक है? आप बोलो कोई चीज 100 रुपए की फिर 20 रुपए में मिल जाए, खुशी हो जाती है, पर उल्टा नहीं चलता, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गए तुम, ठीक है बेटे। चलिए चलिए, ओल्ड लेक्चर, ओके, ओल्ड लेक्चर आ गया, नया लेक्चर दे देंगे। चलो देखो अभी इधर नहीं, बच्चों टॉपिक के तो लेटेस्ट रिकॉर्डेड है, उसके भी लेटेस्ट रिकॉर्डेड है। रेंडरिंग प्रॉब्लम होती है मेनली, तो एक चलो समझाऊंगा किसी दिन और बैठ के इस बारे में। अभी पहले आगे बढ़े अपन। चलो देखो, जब ध्यान से देखो, चलो बंद रहो। मास एंड वेट। अब मास क्या होता है, वेट क्या होता है? मास क्या होता है, वेट क्या होता है? पहले आपको ऑलरेडी बेसिक डिफरेंसेस पता है। मास हम लोग नापते हैं एम से, वेट होता है एम जी। सिंपल, पता है सबको? मास क्या होता है, स्केलर होता है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? लेट्स गो। अगला चीज, क्या आपने केमिस्ट्री के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कुछ कुछ पढ़ा है? यस या नो बताइए। हम्म? हाँ हाँ ठीक है। तुम तो ऐसे पीछे पड़ गए सर, आपने पुराना रिविजन रिविजन लेक्चर दे दिया। चैप्टर सेम है ना, नया भी मिल जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है? चलो देखो अभी इधर प्रेशर वॉल्यूम इंटरकन्वर्जेंस की बात करते हैं। पहले देखो, फटाफट से देखो। पढ़ा है अपने कभी ना कभी? चलो बहुत बढ़िया। क्या समझते हैं, बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है हमको, क्योंकि इस चैप्टर में प्रेशर और वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट्स यूज में आएगी। तो अपन अलग अलग यूनिट देखते हैं। पहले प्रेशर की कुछ यूनिट्स बताइए, फेमस यूनिट जो आपको पता हो। चलो पहले छोटा है, वॉल्यूम को पहले ले लेते हैं। वॉल्यूम की कुछ फेमस यूनिट्स बताइए मुझे। एक तो सबसे एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होती है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है बेटा, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होता है। और और 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है? और 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस आर द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो आपको पता होने चाहिए। हम्म? और 1 लीटर को हम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, डीएम क्यूब। क्या आपको ये पता है पूरा का पूरा, हैव यू यूज्ड दिस? यस, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स है। प्रेशर की भी कुछ यूनिट्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। फिजिकल तो पूरा हो चुका है तुम्हारा, सुधांशु सर बता रहे थे, मेरे को मिले थे अभी, कल कल परसों ही मिले थे। तो ये तो हो चुका है तुम्हारा, ठीक है? हाँ। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फेमस एसआई यूनिट बताओ पहले। एसआई यूनिट होती है पास्कल। पास्कल। अच्छा, प्रेशर और चलो अभी प्रेशर की बात करते हैं, आगे थोड़ा और समझाऊंगा इस बारे में। और क्या यूनिट होती है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ बार होता है, बार। 1 बार इज 1.01 ATM के आसपास।
तो उल्टा लिख दिया। 1 ATM होता है 1.01 बार के अराउंड। ठीक है, लगभग लगभग बराबर ही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, हम्म, 1.013 बार होता है टू बी एग्जैक्ट। मेरे को कभी याद नहीं रहता, कभी काम भी नहीं आता है। मैं हमेशा दोनों को बराबर ही लेता हूँ, 1.01 सफिशियंट है वैसे तो। और क्या होता है फिर अपना, देन अप 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। टॉर भी यूनिट होता है प्रेशर की। और 1 टॉर या 1 टॉर इज इक्वल टू, या 1 ATM का और ले लेते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या 10.3 मीटर ऑफ वाटर। और 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm मर्क्यूरी। दीज आर ऑल कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। ये कॉमनली यूज्ड यूनिट है जिनके बारे में आपको पढ़ चुके हो आप। ये सारी आपने पढ़ी है, कुछ नहीं हो तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं उसके बारे में। दीज आर कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। आपने सारी यूनिट्स पढ़ रखी है? एक ईमानदारी से बताओ, पढ़ रखी है? yes या नो, जल्दी बताओ। पढ़ रखी है तो आगे बढ़ेंगे। पढ़ रखी है सबने? हाँ, लेक्चर का नाम गलत है बेटा, मेरे को भी पता है, पर संडे है, संडे को सही करने वाला कोई नहीं है। देखो बेटा, क्या है ना, कल लेक्चर का नाम भी सही हो जाएगा। प्रॉब्लम है संडे को सबकी छुट्टी रहती है ना। और मैं किसी को संडे को परेशान नहीं करता हूँ, बच्चों के अलावा। तुम्हारा काम तो पढ़ना ही है। बाकी के जो लोग हैं वो पूरा हफ्ते भर तुम्हारे लिए मेहनत करके काम करते हैं इतना सारा। अब मैं पागल हूँ, संडे को काम कर रहा हूँ। बाकी लोग थोड़ी ना है बेटा, उन लोगों की सबकी सब लोगों को भी संडे का दिन तो आराम के लिए होता है ना, सब लोगों के लिए। तो अभी सब लोग जो काम करते हैं, मैं सही नहीं करता हूँ ना, वो बैकग्राउंड में सही होता है। तो वो लोग आज संडे पे छुट्टी पे होते हैं सबके सब। तो मैं उनको कल बोलूंगा, तो कल चैप्टर का नाम सही आ जाएगा। ठीक है, अभी तो पढ़ने से मतलब है, पढ़ो। बहुत बढ़िया। तो सब ये देखी देखी यूनिट से दो 75%, बाकी लोगों ने देखी नहीं है यूनिट्स कभी। वॉल्यूम की तो देख रखी है। ये भी यूनिट्स आपको याद करनी है, बेसिक यूनिट्स होती है बेटा। ठीक है, बहुत बेसिक यूनिट्स होती है। 1 पास्कल होता है 10⁵ बार के आसपास। स्टार्टिंग में अभी सिर्फ यही याद कर लो, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आखिरी 1 ATM को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। 1 ATM इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का नॉर्मल जो सी लेवल में प्रेशर होता है उसको 1 ATM बोलते हैं। वो इन सब के बराबर होता है। दीज आर बेसिक यूनिट्स। ठीक है, चलिए एक क्विक रिवीजन ले लें हम स्टेट्स ऑफ मैटर का। ये डायरेक्टली कहीं भी आपको नहीं बताया गया होगा, पर आपको बेसिक पता ही होगा। 3-4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर तो बहुत सारे ढूंढ लिए हमने। फिर भी हम कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे। सॉलिड के बारे में बात करेंगे, लिक्विड के बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में बात करेंगे। और भी स्टेट्स होती है, जैसे प्लाज्मा होती है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार स्टेट होती है, एंड सो ऑन एंड ऑन, बहुत सारी स्टेट्स है। कोई सिलेबस में नहीं, सिलेबस में हमको 3 ही पढ़नी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। वी हैव, अब ऐसा भी नहीं कि 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर है, हमने मल्टीपल स्टेट्स फाइंड कर दिए। मतलब इतने हम बहुत सारे, आप अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे या विकिपीडिया पे खोल लोगे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे बेसिक 3 स्टेट्स है जो हम लोग पढ़ते हैं। हमने और भी बहुत सारे स्टेट्स फाइंड कर लिए आज के टाइम पे, एक्चुअली हमने ढूंढ लिए। ठीक है, प्लाज्मा और बीसी तो आप छोटी क्लास में 9th में भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में डब्बे डाल के बना रखा है। और भी ढूंढ चुके हैं हम लोग अब तो। ठीक है, तो बेसिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है। सबका बेसिक जनरल आपको पता है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं, राइट? सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं।
ये सॉलिड ऐसा होता है। लिक्विड में यही पार्टिकल थोड़े से दूर दूर चले जाएंगे, ये लिक्विड हो गया। गैस में यही पार्टिकल क्या चले जाएंगे, और बहुत दूर चले जाएंगे, ये गैसियस स्टेट हो गया। तो सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर हो जाते हैं, गैस में और दूर हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैस को मिलाकर हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब जो भी फ्लो होता है। तो पानी भी फ्लो होता है ना, और गैस भी फ्लो होती है। पानी तो फ्लो होता है, नदी फ्लो कर रही है, और गैस भी फ्लो होती है। गाना है ना, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा, बहती फ्लो हो रही हवा, हवा फ्लो हो रही है, तो हवा भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है। गैस और लिक्विड को मिलाकर हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, क्योंकि ये होते हैं फ्लो। जो फ्लो होता है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, सॉलिड होते हैं रिजिड। सॉलिड होता है रिजिड। रिजिड मतलब जिसकी शेप नहीं बदल सकती, जिसकी शेप नहीं बदलती, फिक्स शेप, शेप फिक्स, लगभग लगभग। उसका साइज एंड शेप फिक्स होता है। लिक्विड का साइज तो फिक्स होता है, शेप आप जैसा चाहे वैसे डाल सकते हो, शेप इज नॉट फिक्स। इसमें तो कुछ भी नहीं होता, इट टेक्स नो शेप साइज। गैस का नो शेप और साइज कुछ नहीं होता, नो शेप नो साइज। इट टेक्स, इट टेक्स द साइज ऑफ कंटेनर। अब आप जितने में तपेली में डालोगे तो वॉल्यूम तपेली का हो जाएगा, तुम कमरे में वही गैस डाल दोगे तो वॉल्यूम कमरे का आ जाएगा। गैस को जितनी दो इतना वॉल्यूम में फैल जाती है। इसमें एकदम क्लोज होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा फ्री और फ्री, इसमें हाई अट्रैक्शन होता है, इसमें थोड़ा मीडियम, इसमें बहुत कम अट्रैक्शन होता है। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस में होती है, तेज तेज, तो उससे कम लिक्विड में, सॉलिड में बहुत कम से वाइब्रेट करता है। तो ये सब चीज छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आए हो, इस बारे में बहुत ज्यादा टाइम में देना नहीं चाहता पढ़ाने में, वापस से रिपीट करके ये चीजें। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं देख रखा होगा, सिंपल सी बात। इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें यही मीडियम हो जाएगा, इसमें ही लो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, लो काइनेटिक एनर्जी, इसमें फिर से मीडियम, इसमें हो जाएगी हाई। ठीक है, इसमें एकदम पार्टिकल्स वेरी क्लोज, वेरी क्लोज पैकिंग। फिर मीडियम हो गया, इसमें तो एकदम लूज है, कहीं पे भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें पार्टिकल से वाइब्रेट कर पाते हैं, इनमें थोड़ा बहुत फ्लो कर पाते हैं। तो सारी बेसिक बेसिक बातें आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, छोटी क्लासेस वगैरह में देख रखी है, या आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, इतना आप में आ चुका है कॉमन सेंस, और केमिस्ट्री में चैप्टर हो चुका है। चलो इतना क्लियर है बच्चों, बताइए, बताओ चलो। तो हम अब फाइनली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस आर ऑल द बेसिक थिंग्स जो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, हम्म, तो हम आज का पहला चैप्टर का पहला बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सवाल करेंगे। वेरी गुड, सिंपल सिंपल चीजें, तो देखी देखी लग रही होगी सर, इजी इजी चीजें। सिंपल सिंपल चीजें, ये तो रिवीजन ही हो गया। स्पंज सॉलिड होता है बेटा, ठीक है, स्पंज इज सॉलिड। तो सर सॉलिड कैसे होता है, तो शेप बदल लेता है। अब हर सॉलिड की ट्रेडिशनल डेफिनेशन सेट नहीं होती, अब उस सब में ऐसा एक्सेप्शन टाइप बोल सकते हो। स्पंज के अंदर क्या होता है, स्पेस होती है, हवा भर जाती है, तो जब दबाते तो हवा बाहर आ जाती है, छोड़ दो तो फिर से अपनी शेप में आता है, तो भी सॉलिड है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ऐसे तो लिक्विड और सॉलिड भी कंप्रेस हो जाते हैं, सॉलिड भी तो बेंड हो जाता है, कहाँ रिजिड रहता ऐसे थोड़ी ना है। पर हाँ, अब आइडियल दुनिया में कुछ भी नहीं है बेटा,
चलो, यू हैव 45 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। एचसीवी का स्टार्टिंग ही हम लोग एचसीवी से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, 9th क्लास का क्वेश्चन है तीनों ये। सॉल्ट और शुगर सॉलिड होता है, फिर भी वो डब्बे में आ जाता है, फ्लो कर जैसे लगता है फ्लो कर रहा है। रबर बैंड सॉलिड होता है, और स्पंज भी सॉलिड होता है, सब सॉलिड होते हैं बेटा, ठीक है। हम्म। हम्म, चलिए। लिक्विड कैन इजीली चेंज इट्स शेप बट सॉलिड कैन नॉट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, फालतू बातें है, तो डेंसिटी की कोई बात ही नहीं है। फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड एंड लिक्विड, ये सही लग रहा है मेरे को। भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो बेंड नहीं होने देगा वो। एटम कंबाइंस टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, ये गलत है। एवरेज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इज लार्जर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेन कारण है ये कि अट्रैक्शन बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो बेंड नहीं हो पाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो चलो स्टार्ट करें चैप्टर फाइनली। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व्स, आओ समझते हैं बेटा। स्ट्रेस और पूरा चैप्टर में ये दो टर्म ही आएगी। स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा को स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन से। ये दोनों के सिंबल होते हैं। इसको सिग्मा बोलते हैं, इस सिंबल का नाम है सिग्मा। जो बोलते हैं ना सिग्मा सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा, ये यही है सिग्मा बॉय। स्ट्रेस में रहता है सिग्मा बॉय। डोंट बी सिग्मा बॉय, हमेशा स्ट्रेस में रहोगे तुम। नाम ही तुम्हारा स्ट्रेस को इसलिए सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा हमेशा स्ट्रेस में रहता है। ट्रेन होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इस साइन का नाम है एप्सिलॉन, ईपी एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, ठीक है। हालांकि कोई काम का नहीं है आपका, तो ये एप्सिलॉन साइन है, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को लिखते हैं एप्सिलॉन से। इनका मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग, ये समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस इज जस्ट लाइक प्रेशर। प्रेशर देते हो ना, प्रेशर एक्चुअली 3D वर्ड होता है, समझो। मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ का थोड़ा मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बताए, अपन अब तक सब चीजों को प्रेशर बोल रहे थे। अपन प्रेशर का हमने इतना गलत इस्तेमाल कर, इसका कोई हद ही नहीं होती। एक्चुअल में रियल नाम उसका स्ट्रेस है। देखो मैं इसको यहाँ धक्का दे रहा हूँ, अपन फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं ना, प्रेशर, वो प्रेशर नहीं, वो एक्चुअल फॉर्मूला स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। तो अब तक हमने जो प्रेशर पढ़ा वो गलत था नहीं बेटा। जब 3D में स्ट्रेस लगती है ना, जब मैं पूरा से 3D में से दबाऊंगा, तो उसको प्रेशर बोलते हैं। तो अब तक आप जो भी प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो एक्चुअल में स्ट्रेस का फॉर्मूला था। पर चूंकि छोटी क्लासेस थी, इतना कंफ्यूज नहीं करना था, तो हमने सिंपल चीजें रखी थी, ठीक है। तो स्ट्रेस 1D में भी लग सकती है, 2D में भी लग सकती है, और भी टाइप से लग सकती है, टेंजेंशियली भी लग सकती है। प्रेशर हमेशा 3D में लगता है। तो जब स्ट्रेस 3D होती है, उसी को प्रेशर बोलते हैं हम लोग। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल समझाता हूँ। स्ट्रेस 3-4 टाइप की हो सकती है। देखो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, सिंपल सिंपल बात। आपने किसी को भी डिफॉर्म, सिंपल तरीके से अगर मैं स्ट्रेस को समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स रिस्टोरिंग अपॉन में एरिया। मैं आगे सारी डेफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा, एवरीथिंग इज इन दिस लेक्चर ओनली। पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपन चीजों को लेते हुए चलेंगे। देखो समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो बेटा, जैसे ये एक डंडा है, ठीक है। ये एक डंडा, साइड हो जी भाई साहब। ये एक डंडा है, सबको ये डंडा दिख रहा है। हम्म, अभी देखो ये डंडा है, इसमें मैं अगर इसको फोर्स लगा के दबाने की कोशिश करूं, तो ये तो बहुत टाइट है, डिफॉर्म इतना खास हो नहीं पा रहा है। पर माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे तो देखोगे थोड़ा सा तो दबाइए। तो मैंने क्या करा, फोर्स लगाया और इसको दबा दिया।
अगर मैं फोर्स लगाऊंगा कोई चीज को तो, बट ऑब्वियसली देखो हमेशा आप, जैसे आप प्रैक्टिकल देखो, सिंपल से स्प्रिंग आ गई मेरी, स्प्रिंग से पहले समझाता हूं मैं। देखो आप जब भी ये स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ये स्प्रिंग है, मैं अपने हाथ से इसको इस तरफ खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग भी मेरे को उस तरफ खींच रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। कि देखो बेटा है ना, यहाँ चैटिंग बिल्कुल मत करना, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू जो आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ी है। मटेरियल साइंस का फर्स्ट लेक्चर है, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ पर इसी कंडीशन पे कि आप बिल्कुल स्पैम नहीं करेंगे और सिर्फ यस सर नो सर में जवाब देंगे। प्रॉपर जो आपका डाउट आ रहा है वो पूछेंगे, सिर्फ इसलिए। बिल्कुल भी 1% भी स्पैमिंग नहीं, और कोई आउट ऑफ द सिलेबस नॉन एकेडमिक डाउट भी नहीं होगा आने वाले 15-20 मिनट तक, जब तक मैं ये समझाऊंगा नहीं वाला टॉपिक आपको, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप, ठीक है। चलो, आई वॉन्ट यू टू कॉपरेट विथ मी, जो ना बहुत मुश्किल हो जाएगा समझ में। देखो आप, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है आप किसी चीज को खींचते हो तो वो भी आपको खींचती है ना। तो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये भी तो वापस मेरे को खींच रही है, दिक्कत तभी तो वापस गई, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। सबको समझ में आती है ये बात? आउट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सबको समझ में आता है? यस। तो जो मैं फोर्स इसको लगा रहा हूं वो फोर्स क्या कर... तो ये जो फोर्स मैं इसको लगा रहा हूं ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। जो फोर्स स्प्रिंग मेरे को लगाती है, खींच रही है अंदर, वो रिस्टोरिंग फोर्स, उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। वो अपना नेचुरल अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। सेम, अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा जबरदस्ती, दब जा, तो ये वापस से बाहर आ जाएगी निकल के। तो मैंने अंदर लगाया कंप्रेसिंग फोर्स, ये बाहर आ गई, इसने क्या लगाया? रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में बच्चे बात आई? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया होता है स्ट्रेस। जैसे सिंपल सी बात देखें, यहां पे कुछ एरिया होगा इसका, मैं इसको दबा रहा हूं, तो ये फोर्स जो मैंने लगाया अपॉन में एरिया, देखो जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना फोर्स ये भी लगाएगा, तो वो एक ही बात हो जाती है, ठीक है। डेफिनेशन है रिस्टोरिंग फोर्स, होता तो बराबर ही है, जितना फोर्स मैं इसको लगाऊंगा उतना ये मेरे को बाहर भी लगाएगा, तो कोई भी एक ले लो। फोर्स अपॉन में एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। अब तक आपने पढ़ा था ये होता है प्रेशर, पढ़ा था। चाकू काट देता है, क्योंकि चाकू का एरिया कम होता है तो फोर्स के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, वो सब कुछ गलत था, स्ट्रेस बढ़ जाता है। याद रखो बेटा, अब से तुम्हें करेक्ट शब्द का इस्तेमाल करना है। प्रेशर वॉज नॉट द राइट टर्म, मेनी टाइम्स आपने गलत तरीके से यूज करा है। द करेक्ट टर्म इज स्ट्रेस। जो तुम्हें होती है मेंटल स्ट्रेस वो अलग चीज है, वो सिलेबस में नहीं है भैया। सीबीएसई ने बोला जितना बता दो, स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है हमको नहीं पता। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन में एरिया। दिस इज चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में से क्वेश्चन बढ़ गए हैं। इस साल का नीट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो था वो मटेरियल साइंस, मतलब फ्लूइड वाला, इसके बाद वाले चैप्टर से आया था। तो मटेरियल साइंस से नीट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आया था। पूरी नीट की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मटेरियल साइंस से आया है, मतलब आने इस वीक में जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा। हाँ बेटा, माइनस भी आता है, अपन माइनस प्लस इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, हम जनरल फोर्स अपॉन एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। वो बारे में आगे बात करेंगे, आगे मत जाओ, ठीक है। जितना भी कर रहे हो इतना समझो। तो अब स्ट्रेस भी लेकिन अलग अलग तरीके की लग सकती है, देखना बहुत सारे तरीके की स्ट्रेस होती है, देखो। चलो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। और स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। जैसे कि कोई अगर ऐसा था 10 मीटर की रॉड थी, मैंने कोई इस पे स्ट्रेस लगाई, कोई फोर्स फोर्स मार दिया, स्ट्रेस से अब ये हो गई 9 मीटर की, तो 1 मीटर कम हो गई, ये दब गई, तो ये इसकी स्ट्रेन हो जाएगी डेल्टा एल बाय एल। इतना एक से कम हो गई, पहले 10 थी, 0.1। समझे बच्चों? आप स्ट्रेस लगाओगे, समझो, स्ट्रेस लगाओगे तो डायमेंशन बदलेगा, वो स्ट्रेन हो जाता है, खत्म बात। देखो जैसे कि मेरे पास ये चूहा है, उस चूहे को पकड़ के मारूंगा, हट चूहे, भूल हो गई। चूहे को अगर मैं मारूंगा तो मैंने लगाई स्ट्रेस, क्या इसका डायमेंशन चेंज होगा? होगा।
तो स्ट्रेस लगाने से क्या आता है, डायमेंशन बदलता है, चीजें मुड़ती है या दब जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन आ गई। क्या आ गई, स्ट्रेन आ गई। क्या आ गई, स्ट्रेन आ गई। क्या आ गई, एल मतलब लेंथ, एल मतलब लेंथ। ठीक है, समझ में आया बेटा। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन में एरिया, जो आप प्रेशर बोलते थे वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब स्ट्रेस लगाओगे तो इसका डायमेंशन बदलेगा, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। तो जो मुड़ा, जितना रेशो मुड़ा या दबा या घूमा, ऐसे स्ट्रेस, ऐसे स्ट्रेस ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे खींच भी सकते हो, ऐसे घुमा भी सकते हो, ठीक है, ऐसे दबा भी सकते हो। ये सब स्ट्रेस है अलग अलग तरीके की। लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, इस चूहे के साथ भी हम वही कर रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों, अलग अलग टाइप की स्ट्रेस होती है। तो देखो, स्ट्रेन भी अलग अलग टाइप की होती है। दब सकता है स्ट्रेन में, खिंचा सकता है स्ट्रेन में, ऐसे गर्दन मुड़ सकता है, अच्छा इसको पकड़ के मार डालो, गर्दन मुड़ सकती है, ये भी स्ट्रेन होती है एक टाइप की। समझ रहे हो बात को। तो दीज आर ऑल स्ट्रेस स्ट्रेन। समझ में बच्चों बात आया। हाँ, ये चैप्टर बेटा समझ में आएगा, बैकलॉग कोई मैटर नहीं करता इस चैप्टर के लिए। और बेटा बात समझ में आई, पक्का। स्ट्रेन इज इंपॉर्टेंट, पता है, ये रियल लाइफ कैलकुलेशन होती है कि इंसान की गर्दन को कितने से घुमा सकते हो, कितनी स्ट्रेन वो ले सकती है। हर बोन की एक स्ट्रेन कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा देते तो टूट जाती है वो। ठीक है भाई, समझ में बच्चों बात है। तो एक साइंटिस्ट है, समझ लो बेटा। अरे बेटा बात समझ में आई। हम्म स्ट्रेस नहीं कहीं पे भी किसी भी बॉडी पे लग सकती है। देखो, ये लगा दी मैंने स्ट्रेस, मैं फोर्स, जहां फोर्स और एरिया होगा, एरिया तो होगा ही ना, फोर्स कहां लगाओगे, वहां स्ट्रेस लगेगी। ये स्ट्रेस लगी, मेरा गाल जो अंदर दब गया, ये स्ट्रेन हो गई। स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन आ जाती है। क्या ये समझ में आई बच्चों, बात बताइए। क्या किसी पे स्ट्रेस आप लगाओगे तो उसमें स्ट्रेन आ जाएगी, स्ट्रेस से स्ट्रेन बनती है। दम लगाओगे, स्ट्रेस लगाओगे, फोर्स अपॉन एरिया लगाओगे, तो क्या होगा, मुड़ेगा, कुछ गड़बड़ होगी, दबेगा, खींचेगा, कुछ अफेक्ट तो आएगा ना उसका। तो स्ट्रेस से आती है स्ट्रेन। तो एक बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, है ना, सिंपल है। कोई डाउट है, देखो पूछ लो, कोई डाउट हो तो। भाई स्ट्रेस को स्ट्रेस ही बोलते हैं, है ना, रोटेशनल मोशन स्ट्रेस को स्ट्रेस ही बोलते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस अलग अलग होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे जाके। चाकू से काटने पे स्ट्रेस लगी, उसके कारण स्ट्रेन आई, अब वो इतनी थी टूट गई चीजें। हाँ, स्ट्रेन इज जस्ट लाइक रिलेटिव एरर, पर एरर नहीं है एग्जैक्टली वो एक्चुअल में चेंज होगा, कितना मुड़ा अपॉन ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। तो एक बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, या पहले हम समझते हैं मटेरियल कितने टाइप का होता है। तो देखो बेटा, एक होता है इलास्टिक, ये एक होता है परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस। इसे नोट मत करना, नोट मत करना, मैंने ऑलरेडी अगले पेज पे प्रॉपरली डेफिनेशन लिखी हुई है, आप बाद में कॉपी कर सकते हो, नोट मत करना, समझना। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक सबस्टेंस। सर ये क्या होता है, समझा। एक ऐसा सब्सटेंस, मतलब इलास्टिक क्या होता है, रबर बैंड जैसा। इलास्टिक क्या होता है, रबर बैंड जैसा, इसको कितना ही खींचो वापस अपनी जगह पर आ जाए, इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। जैसे ये है, कितना ही खींच रहा हूं वापस आ रहा है, खींचा वापस आ गया, खींचा वापस आ गया, खींचा वापस आ गया। तो कितना ही खींचो वापस अपनी जगह पे आ जाए, वापस से अपनी शेप को रिगेन कर ले। ठीक है, तो मैंने क्या करा, स्ट्रेस लगाई, ये जो खिंचाया ये हो गई स्ट्रेन, स्ट्रेस कर दी जीरो, तो वापस से नॉर्मल हो गया, ट्रेन भी हो गई जीरो। समझ में बच्चों बात आई। अगर मैंने फोर्स हटा दिया तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, वो मटेरियल क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब दुनिया में परफेक्ट तो कुछ नहीं था, हमको पता है, पर तुम्हें एक जनरल आइडिया लग गया होगा।
परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल समझ में आया क्या होता है बेटा? जिसको तुम जैसे खींच के छोड़ो वापस से क्या हो जाए, वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए। तो तुमने स्ट्रेस लगाई तो स्ट्रेन आई, स्ट्रेस हटा दी, स्ट्रेन भी वापस से जीरो हो गई, कोई स्ट्रेन ही नहीं, जैसा था ऐसा हो गया। समझ में बच्चों बात आई? इस मटेरियल को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। स्ट्रेस लगाया स्ट्रेन आया, स्ट्रेस हटाया स्ट्रेन गया, ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, ठीक है? आगे आएगा, सब कुछ लिखना है। अगला होता है परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अरे परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस या मटेरियल, जो चाहे बोलो। परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है सर? अब ये नई चीज आ गई, देखो। तो परफेक्टली प्लास्टिक होता है, देखो ध्यान से, जैसे कि ये जो थे, ये है मेरे पास एक टिश्यू पेपर, इसे एक बार मैंने खींच दिया, देखो इसे मैं एक बार जैसे नॉर्मल ऐसे वापस चालू हो गई, कल भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। देखो इसको एक बार मैंने खींच दिया, देखो अब ये परमानेंट ढीला हो गया, तो दिख रहा है आपको? परमानेंट ढीला हो चुका है, ये कभी वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। एक बार तुमने खींच दिया, खराब, अब वैसा का वैसा ही रहेगा, वापस कभी रिगेन नहीं करता। जैसे प्लास्टिक की थैलियां होती है ना, आप एक बार उसको खींच के देखो, खींच दोगे वापस से नॉर्मल नहीं होती है, वो ढीली हो जाती है, ठीक है? उसे बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, जो अपने स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन आई, स्ट्रेस हटाने पे स्ट्रेन नहीं गई, स्ट्रेन वैसे की वैसे रही, जो खिंच गया वो खिंच गया, स्ट्रेन अब हमेशा रहेगी, स्ट्रेन बरकरार रहे, ठीक है? समझ रहे हो बात को? एक बार तुमने हमारा दिल तोड़ दिया, हम तुम्हें कभी फॉरगेट नहीं करेंगे, जीवन भर उस दिल का दर्द दिल कभी ना जाएगा हमारा उस टाइप का। कुछ लोग होते हैं जो इजीली माफ कर देते हैं, तुम मुझे थप्पड़ मार लो कल फिर भाई भाई कर लेते हैं। लड़के जनरली परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं, बॉयज आर परफेक्टली इलास्टिक, वो आज लड़ते हैं कल फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लड़कियां होती है परफेक्टली प्लास्टिक, उन्हें एक बार चोट लग गई 10 साल तक नहीं भूल पाती, 10 साल बाद मिलेगी तो बोलेगी जी रिया, रिया पता है वो रिया ने मेरे साथ ऐसा करा था, मेरे पीठ पे जाके बोला था कि उसकी येलो कलर की ड्रेस येलो येलो डर्टी फेलो। हाँ, ऐसे लड़कियां प्लास्टिक होती है, वो भूलती नहीं है। लड़कों में सिंपल है, अभी 2 4 थप्पड़ वप्पड़ मार दे, कल फिर आ रहे भाई चलता है यार, चल वापस चल साथ में चल के, आज चल मैं चाय पिलाऊंगा भाई, ऐसा हो जाता है ना। तो स्ट्रेस लगाई स्ट्रेन आई, स्ट्रेस खत्म ट्रेन खत्म, इलास्टिक। स्ट्रेस लगाई स्ट्रेन आई, स्ट्रेस खत्म ट्रेन रह गई सालों तक वैसे की वैसी, परफेक्टली प्लास्टिक। क्या समझ में बेटा दो टाइप के सब्सटेंस कैसे होते हैं? ये दो आइडियल सब्सटेंस है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। सबको समझ में आया बच्चों? बताइए। सबको समझ में आया बेटा? इजी है, इजी है। चलिए, तो जहां से ये 4 प्रॉपर्टी आती है, आप इनको, आपको घर पे होमवर्क है, आप लिख लो, एक पेज छोड़ दो इनके लिए, ठीक है? इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल दैट इट गेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स या स्ट्रेस, ठीक है? ओरिजिनल शेप वापस से गेन कर लेता है, मेन तो ये है, गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मटेरियल दैट इट डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स या स्ट्रेस। क्या समझ में बच्चों बात? एकदम इजी इजी चीज है, लाइफ सिंपल है भाई। तो जो वापस से पहले जैसा हो जाए वो है क्या? इलास्टिक। जो नहीं होता वो प्लास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज द मटेरियल दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर, वही सेम चीज, इसकी प्रॉपर्टी को डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। In other words, the perfectly elastic body completely opposes the deforming force. Perfectly plastic body is a perfectly plastic body जो पूरी प्लास्टिसिटी फॉलो करे, does not regain its original shape or size after an external force is removed.
ठीक है, इट बिकॉज इट लैक्स द एबिलिटी टू अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्स। द रिटर्न वाला कोई फोर्स ही नहीं होता इसमें। अरे बच्चों बात समझ में आई? ये चारों घर पे आप लिख लोगे, चार बेसिक डेफिनेशन है। अरे बेटा क्लियर है, सिंपल सिंपल बात। हम्म। अब ये आपको लिखना है, ये भी होमवर्क है। प्रेस और स्ट्रेन समझाया मैंने। चलो, दो एक मैंने इसलिए बोला एक पेज छोड़ दो लिखने के लिए, उसमें सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी रहेगी आपको। मैं सारी लिखवा दूंगा आपको, मैं लिख कर लाया हूं ताकि आपको प्रॉब्लम हो, समझा मैं दूंगा, लिख खुद लेना। ठीक है, वैसे भी संडे आराम से लिख लोगे। अब एक चीज हमें समझ में आई, जिसको जितना दम लगाऊंगा उतना ज्यादा खिंचाएगा, तो कॉमन सेंस है ना भाई। इसको जितना दम लगाऊं, इतना दम लगाया, वेरी गुड, इतना खिंचाया, और दम लगाया और खिंचाया, तो जितना स्ट्रेस दूंगा उतना स्ट्रेन आ जाएगी, सिंपल सी बात। तो स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर किसमें? विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये क्या होता है भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखते हुए एक साइंटिस्ट आए, हुक नाम था उनका, हुक। उन्होंने अपना लॉ दिया, हुक्स लॉ। ये इसी साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था जिसको हमने बोला हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या सिग्मा इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ई को बोला कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये होता है अपना हुक्स लॉ, जो आपने F बराबर के एक्स पढ़ा था ना, उसी का ही डेरिवेशन था। अच्छा, अगर आपको पता ना हो, ये हुक पता है वही है रॉबर्ट हुक जिन्होंने माइक्रोस्कोप ढूंढा था। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये रॉबर्ट हुक वाज एक्चुअली फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट, ही वाज अ फिजिसिस्ट। वो जब बोर होते थे तो सोचते थे यार बोर हो रहा हूं, बैठे बैठे क्या करूं। तो कभी कभी बोर होते थे घर पे, तो कभी कभी जैसे थोड़ा बायोलॉजी में रिसर्च कर लेते थे, पार्ट टाइम बायोलॉजी में। महीने में एक आध घंटे 2 घंटे से गाना वाना कर, लोग डांस वांस कर लेते ना, हॉबी थी। तो बेसिकली इनका टाइम पास था बायोलॉजी। इन्होंने टाइम पास में ये फादर ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी बन गए, मतलब वो सेल वेल भी ढूंढ दिया उन्होंने। सबसे पहला जो इसने सेल डिस्कवर किया था ना, वही रॉबर्ट हुक है। वो एक्चुअली फिजिसिस्ट है हमारे। फिजिक्स वाले जब बोर होते हैं ना, ऐसे कभी कभी केमिस्ट्री पूरा डिस्कवर कराते हैं, कभी कभी पूरा बायो डिस्कवर कराते हैं, समझ रहे हो? तो हमारा ये चलता रहता है। हम फिजिक्स वाले सुपर ग्रेट, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? हाँ, तो दिस वो न्यूक्लियस ब्राउन थे, वो ब्राउन अलग है भाई। ये रॉबर्ट हुक की बात हो रही है, हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, हाँ। तो ये सरप्राइजिंगली, तुम सोचो इतना बड़ा फिजिक्स का लॉ इन्होंने दिया, और ऐसे बैठे बैठे एक दिन बोर हो रहे थे तो माइक्रोस्कोप बना डाला। दुनिया का पहला माइक्रोस्कोप भी इन्होंने बनाया था। समझ कितना टैलेंट देख रहे हो आदमी का, टैलेंट। ही वॉज द गोट, एक्चुअल गोट, ये गोट भाई साहब। तो पता नहीं कितने खतरनाक आदमी है, और 1665 में ये लॉ दे हुए बैठे थे भाई। माइक्रोस्कोप बना डाला प्रिमिटिव पहला, और खुद ही बनाकर उसे खुद ही सेल वेल भी ढूंढ डाले। टैलेंटेड, ऐसे कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं भाई। चल, चलो देखो बेटा, ठीक है। भाई बात समझ में आई? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो रॉबर्ट हुक भैया थे, इन्होंने बोला स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, और उसके ऊपर फिर पूरा ग्राफ ड्रॉ करा इन्होंने। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। भाई इन्होंने देखा ये स्ट्रेट लाइन आता है, एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है।
स्ट्रेट लाइन, ऐसे दो पहाड़ियां बनती है, एक मस्त पहाड़ी फिर एक ऐसी पहाड़ी, स्ट्रेट पहाड़ी, दो हिल। यहां तक जो होता है ये इलास्टिक लिमिट होती है। देखो समझ में, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूं। हमने पढ़ा ना इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, दो चीजें होती है, इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो समझो जो मैक्सिमम मैटर है वो इलास्टिक प्लास्टिक दोनों के बीच में ही लाई करता है। ऐसे आपने देखा होगा रबर बैंड भी जब बहुत यूज करते हैं, ऐसे लड़कियों को पता होगा स्पेसिफिकली, जो हेयर बैंड होता है जो तुम लोग यूज करते हो बाल बांधने के लिए, वो थोड़े टाइम में ढीला पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता बताओ? वो लूज हो जाता है। पहले एकदम स्टार्टिंग में नया नया तो कितना टाइट होता है, रबर बैंड वगैरह लगा लेते हैं, कचक करके से लगा लेते हैं, बाद में लूज पड़ जाता है, नहीं पड़ जाता? स्टार्टिंग में तो इलास्टिक होता है, पर यूज करते करते क्या होता है, धीरे धीरे करके वो खराब होने लगता है। और कभी बहुत ही ज्यादा खींच दो तो फिर वो खराब ही हो जाता है, देखा होगा आपने, ये नोटिस करा है? नहीं, कुछ नोट नहीं करना, कुछ नोट नहीं करना, कुछ नोट नहीं करना, है ना? तो हर एक की इलास्टिक की लिमिट होती है, मतलब तुमने खींचा वापस आ गया, पर तुम इतना ज्यादा खींच दो फिर खत्म ही हो जाएगा, फिर वापस ही नहीं आएगा भाई, वो प्लास्टिक बन जाता है फिर, ठीक है। तो हर सब्सटेंस में दो नेचर होते हैं। स्टार्टिंग में ये प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करता है, इस जगह तक ये होता है इलास्टिक, उसके बाद वो बन जाता है, हर चीज बन जाती है प्लास्टिक। वैसे इलास्टिक होता है फिर प्लास्टिक बन जाता है बेटा। हर चीज की लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। पहले वो चीज इलास्टिक होती है फिर वो प्लास्टिक बन जाती है, हर चीज की, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको नोट करना है, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। F is force applied to the normal, to the cross section area. A is the area of cross section of the body. F स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, क्लियर है? फ्रैक्शनल चेंज इन कन्फिगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल बाय एल, एक सिंपल फॉर्मूला, और भी होते हैं आगे पढ़ेंगे हम सिंपल टर्म्स में देखें तो, ठीक है। हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस, ट्रेन proportional to stress within the elastic limit of the material, ठीक है। तो जब भी इलास्टिक मटेरियल को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच, एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी डिफॉर्म होते हैं ना, और जैसे ही छोड़ देंगे वापस रिटर्न होके नॉर्मल आ जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात हुक ने बताई थी हमारी। तो ये आपको लिखना रहेगा, ये आपको घर पे लिखना है आराम से। चलिए अब देखो ध्यान से, ये आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये कर्व पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते बेटा। तो आज सिर्फ ये कर्व और पढ़ेंगे, तो इतना ही हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। उसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू चीजें। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कल हम फॉर्मूले और न्यूमेरिकल से फोकस करेंगे, सिर्फ ये कर्व समझ लो आप बेटा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट समझना। देखो हुक भैया ने ये दिया था, इससे हम लोग क्या देखेंगे, हम निकालेंगे कि कैसे मटेरियल साइंस का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट, दुनिया का शायद सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व ऑफ दिस वर्ल्ड है ये। ग्राफ बोलो, कर्व बोलो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें क्या होगा देखो, हम मटेरियल को पहले क्या करें, स्ट्रेस दे रहे मतलब फोर्स लगा के खींच रहे, और ये इतना ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, खींचा जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था, प्रोपोर्शनलिटी होती है, देखो आप यहां तक क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है, क्या आपको दिख रहा है प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है प्रोपोर्शनल है, देखो बेटा, बोलो, आसान देखो, आराम से देखो। देखो स्टार्टिंग में क्या है, प्रोपोर्शनल है, उसके बाद क्या हुआ, हल्का सा ये कर्व हुआ, छोटी पहाड़ी, इसको बोले छोटी पहाड़ी बनी, और फिर एकदम बड़ी पहाड़ी बन गई। तो हमेशा देखो स्ट्रेट छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी,
स्ट्रेट, हाँ बेटा इसको नोट करना है, इसको नोट करना है। स्ट्रेट छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी, ठीक है। इस तरफ वाला हिस्सा यहां तक का इलास्टिक रीजन होता है, इस तरफ वाला आगे का प्लास्टिक रीजन होता है। इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। देखो इलास्टिक रीजन क्या होता है, देखो समझो, आपको नोट करना है, मैं बनवा रहा हूं, इनफैक्ट मैं नोट करवा रहा हूं, प्रॉपर अपन खुद बनाएंगे ये ग्राफ को। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग खुद पूरा ड्रॉ करेंगे, साथ में कोशिश करना कर पाओ, ठीक है। अब देखो बेटा कैसा होता है, स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ओ ए, फिर ये हल्का सा कर्व हो जाता है, देख बेटा हल्का सा कर्व हो जाता है, ये पूरा यहां तक कहलाता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। पर सिर्फ ये इतना हिस्सा जहां तक ये स्ट्रेट लाइन था, यहां पे तो एक कर्व हो गया देखो आप, है ना, सिर्फ इतना सा हिस्सा ये कहलाता है हुक्स लिमिट, क्योंकि यहां तक हुक लॉ फॉलो होता है। इसके आगे भी इलास्टिक है वो, पर यहां पे वो प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, यहां पे क्या आ चुका है, कर्व आ गया है, यहां आ गया कर्व आ गया है, दिख रहा है आपको ये कर्व आ गया है यहां से। थोड़ा सा इसको सुंदर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, एक्चुअली देखो ये यहां से कर्व आ चुका है, थोड़ा सा और कर्व कर दो, हाँ ये कर्व दिख रहा है आते हुए, तो यहां तक तो प्रोपोर्शनल है, यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, यहां पे हुक की लिमिट खत्म हो गई। इलास्टिक इसके बाद भी होगा, पर अब हुक्स का लॉ वैलिड नहीं होगा, यहां ये हो गई इलास्टिक लिमिट, ठीक है। देखो ये हो गई इलास्टिक लिमिट, समझ में बच्चों बात आई। इसको हुक्स की लिमिट को प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोल देते हैं, यहां तक हुक्स का लॉ वैलिड होता है, इसके बाद भी थोड़ा सा क्या होता है, इलास्टिक ही होता है, पर यहां फिर वैलिड नहीं होता, को और आगे तक भी कर्व कर सकते हैं, पर ऐसा कोई बहुत वो नहीं है यहीं तक कर्व करे, ऐसा कर लो, मैं सिर्फ कर्व दिखाना चाह रहा हूं आपको, ऐसा कर्व कर लो, ठीक है। अब थोड़ा और क्लियर दिख रहा है, देखा बेटा ये आपको, यहां तक क्या आ गया, इलास्टिक लिमिट आ गई, बोलो बेटा क्लियर है। इसके बाद जो है हल्का सा डिप करता है, हल्का सा डिप करता है, फिर थोड़ी बड़ी पहाड़ी बना लेता है, इसके बाद प्लास्टिक चालू हो जाता है, ठीक है, यहां तक इलास्टिक होता है, यहां से चालू हो जाता है प्लास्टिक, बल्कि इनफैक्ट यहां तक इलास्टिक कर सकते हो थोड़ा सा, जब तक ये पूरी पहाड़ी खत्म नहीं होती यहां तक इलास्टिक है, और फिर दूसरी पहाड़ी जैसे चालू हुआ प्लास्टिक चालू हो चुका है, और प्लास्टिक में भी इतना खींच दिया, आखिरी में आता है फ्रैक्चर पॉइंट, यहां खत्म है। सबसे ज्यादा जो खींचा जा सकता है, सबसे ऊपर जो ले सकता है औकात के बाहर, इसे बोलते हैं सबसे हाईएस्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा ये कितना पॉइंट पे खींचा जा सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा कर्व है, यहां आएगा स्ट्रेन, यहां आएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है बेटा। क्लास बस खत्म होने वाली है, 5 मिनट और, बताओ क्या आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में है बच्चों, बताओ क्लियर है।
इसको ब्रेकिंग पॉइंट भी बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल देते हैं। यहाँ ब्रेक हो जाता है चीजें। ठीक है बेटा, समझ में बेटा यहां तक क्या है, हुक्स लिमिट है। ये है हुक्स लिमिट, यहां तक हुक्स का लॉ चलता है, जहां तक प्रोपोर्शनल है। ये पूरा है इलास्टिक, ये पूरा इलास्टिक है, फिर बचा हुआ सारा प्लास्टिक है। इसके बाद क्या है, प्लास्टिक है। यू कैन ब्रेक दिस डाउन इनटू डिफरेंट कलर। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं ताकि सुंदर रहे डायग्राम। इसको अपन रंग बदल देते हैं ताकि डिफरेंस थोड़ा अच्छे से दिख जाए। ठीक है, क्या समझ में बच्चों, बताओ क्लियर है। एक चीज बच गई इसके अंदर बस, एक इससे पैरेलल लाइन इधर खींचेंगे हम। ये जो है आर लिख देते हैं, ओ आर। ये जो ओ आर है इसे बोलते हैं रेसिड्यूअल स्ट्रेन। सर ये क्या है, समझ नहीं है, बताता हूं बेटा। ये एक ही चीज था समझाना बच्ची अपन को, रेसिड्यूअल स्ट्रेन क्या होता है। आओ देखें, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, समथिंग न्यू है। हर चीज की एक इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद वो प्लास्टिक पर चले जाती है, हर चीज, दुनिया की हर चीज। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं आपको रियल लाइफ में करके दिखाता हूं। दम लगाया छोड़ दिया, दम लगाया छोड़ा, दम लगाया छोड़ा, दम लगाया छोड़ा, दम लगाया छोड़ा। अब मैंने क्या करा, देखो इधर इतना सा देखो, इतना सा देखो, देखो ध्यान से देखो। कभी कभी ऐसा इतना दम लगा देता हूं मैं इसके अंदर, ये वापस कभी पहले ऐसा नहीं हो पता। जैसे देखो, दम लगाया छोड़ दिया, अभी देखो, अभी आपके सामने दम लगाया, नॉर्मल हो गया, दम लगाया नॉर्मल हो गया, दम लगाया नॉर्मल हो गया। इतना दम लगा दिया हमने, अब देखो ये तो अभी भी नॉर्मल हो गया। रुको, आज तो इसके ऊपर इतनी स्ट्रेस लगा दूंगा, पूरे इसकी इलास्टिसिटी की वाट लगा के रख दूंगा। अब देखो, क्या ये पूरा नॉर्मल हो पाया, या इसमें कोई ना कोई स्ट्रेन बच गई। क्या ये पूरा नॉर्मल हो पाया, या इसमें स्ट्रेन बची रह गई। देखो मैंने इतना ज्यादा दम लगा दिया कि इसमें ये इलास्टिक लिमिट, हुक्स लिमिट क्या आगे जा चुका है, इसमें कुछ ना कुछ बच गया ना। क्या इसमें स्ट्रेन बच गई, अब हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया ये, है ना, जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया, नहीं हो गया, देखो हमेशा के लिए खराब हो गई अब ये। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये है रेसिड्यूअल स्ट्रेन जो बच गई। रेसिड्यूअल स्ट्रेन क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेसिड्यूअल स्ट्रेन क्या बोलते हैं इसको, रेसिड्यूअल स्ट्रेन। जब आप इतना ज्यादा दम लगा दो कि वापस से कोशिश तो कर रहे हैं आने की, पर पूरा वापस नहीं आ पाया, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह गया। ठीक है, वही यहां पर हुआ है। देखो यहां तक मैंने इतना दम लगा के इलास्टिक लिमिट पार कर दी मैंने, ये आती है इलास्टिक लिमिट। इन सबके नाम भी होते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं हुक्स लिमिट। हुक्स लिमिट के भी ऊपर चला गया, इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के भी ऊपर चला गया और यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद मैंने यहां से जो भी खींचूंगा मैं, वो बचा रह जाएगा, वो कभी जीरो नहीं हो पाएगी। स्ट्रेन हमेशा, चाहे मैं फोर्स जीरो ही क्यों ना कर दूं, जीरो नहीं हो पाएगी। जो बच जाएगी वो क्या होती है, रेसिड्यूअल स्ट्रेन हो जाती है। इलास्टिक लिमिट से भी खींच दिया, और उसके बाद जो है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट ये होती है, ये इलास्टिक रीजन है, सॉरी, ये इलास्टिक लिमिट होती है। इसके बाद का ये पूरा इलास्टिक रीजन कहलाता है। लिमिट से ज्यादा खींच दिया, इलास्टिक तो है, अभी वापस आएगा पर पूरा वापस नहीं आ पाएगा। इसके बाद चालू होता है प्लास्टिक रीजन। इसमें जो जैसा छोड़ दो वैसा वैसा करे रह जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसा रह जाएगा। प्लास्टिक रीजन के बारे में हम ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, हमारा मेन कंसर्न सिर्फ ये हुक्स वाले तक है, और ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए।
अब सवाल ऐसे फंसते बेटा, विच इज अ गुड इलास्टिक सब्सटेंस। 2 में बताऊं, ए बी। तो आपको देखना है इसकी इलास्टिक लिमिट बहुत अच्छी खासी दिख रही है आपको, प्लास्टिक बहुत कम है, इसमें इलास्टिक थोड़ी सी है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लास्टिक ऐसी नहीं होती, प्लास्टिक थोड़ी सी ऐसी हल हल इतना ऊपर नहीं, हल्का सा ऊपर जाके आ जाता है, तो प्लास्टिक ज्यादा है, दिख रहा है आपको। तो ए इज अ बेटर इलास्टिक सब्सटेंस और बी क्या हो जाएगा, बेटर प्लास्टिक है। ठीक है, तो कई बार ये सवाल पूछते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा इलास्टिक होगा, कौन सा अच्छा प्लास्टिक होगा। ये ग्राफ पे से भी एक ही क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट पूछ लेंगे भैया ये क्या क्या है ग्राफ में, या पूछेंगे ऐसे 2 ग्राफ देखे कौन सा ज्यादा अच्छा इलास्टिक है, कौन सा बेकार इलास्टिक है, और ये सवाल आप आसानी से कर लोगे, कर सकते हो बेटा ये वाले सवाल। हम्म, बोलो बेटा कर लोगे। ये होमवर्क है, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिख रहा है सिर्फ आपको एक बार। लास्ट टॉपिक आज का इलास्टोमर्स, फिर अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। इलास्टोमर्स आज का लास्ट टॉपिक है बेटा। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे एओटा होती है जो हमारी बॉडी की, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मटेरियल बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैक्सिमम हुक लॉ को फॉलो करते हैं, पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज्यादा खिंचा जाते हैं, थोड़ा सा दम लगाओ बहुत सारा खिंचा जाएंगे। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स में स्पेसिफिकली एओटा जो होता है, एओटा को क्या होता है, बहुत सारा खींचना ही पड़ता है, स्ट्रेच होना पड़ता है, क्योंकि वहां झटके से ब्लड आता है, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करिए। हार्ट जैसे ही पंप करेगा ब्लड को, वो बहुत ज्यादा दम तो नहीं लगाएगा, जितना दम लगाएगा फट से ब्लड वेसल खुलनी होती है, फट से ब्लड जाना होता है। तो एओटा बहुत स्ट्रेचेबल होती है। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इलास्टोमर्स। इनमें कोई प्लास्टिक रेंज ही नहीं होती है, जितना खींचो खींचा जाता है, वो फिर टूट जाता है खींच के। पर हम टूट जाएंगे, मर मिटेंगे, पर धोखा नहीं देंगे, हम कभी प्लास्टिक नहीं बनेंगे। ये होते हैं इलास्टोमर्स। मटेरियल फॉर विच स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज मच लार्जर देन स्ट्रेस अप्लाइड। हल्का सा दम लगाया बहुत सारा खुल गया। ठीक है, ठीक है। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। रबर होता है, इलास्टिक टिश्यू ऑफ एओटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एओटा का एग्जांपल है ना बेटा, ये पूछ चुके एग्जाम में भी। इनका ग्राफ भी ऐसा बनता है, नॉर्मल वो अपना इस टाइप का ग्राफ नहीं बनता इनमें, इनमें ऐसा ऐसा उड़ता हुआ पैराबोलिक टाइप ग्राफ बन जाता है, खचाक से उड़ता है ग्राफ। ठीक है, क्योंकि हल्का सा दम लगाने में बहुत सारी स्ट्रेन बढ़ जाती है, इन्हें बोलते हैं इलास्टोमर्स। दैट्स इतना ही करेंगे आज, दैट वाज ऑल, बस। ठीक है, बाकी संडे है, एंजॉय करिए। कल हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल बचे हैं बस, चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, और मतलब थोड़ा सा मॉड्यूलर्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचा है। इतना ही आज करना था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, हम कंफर्टेबल हो गए, थियोरी का पार्ट हमने पूरा कर लिया। अब न्यूमेरिकल्स का पार्ट आएगा, अलग अलग कोफिशिएंट्स वगैरह, वैल्यू, न्यूमेरिकल वाला पार्ट इतना ही आएगा। आज के लिए है नो होमवर्क, सिर्फ इतना सा पढ़ लिया बहुत है। संडे है, मैं ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा बेटा। थैंक यू। ठीक है, आपको एक योद्धा लेक्चर आ जाएगा कल परसों में। चलो, समझ में आया बेटा चैप्टर, यस या नो बताओ, इतना समझ में आया, इजी चैप्टर है वैसे तो। समझ में आया यस या नो, जल्दी बताओ। इजी है, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो आसान था वैसे तो। वैसे कमेंट में आप डाउट लिख लेना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा कल। सिंपल है, चलो।
तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय।